राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने आए उनको लिखते जाइए और बार बार उनको रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी तैयारी जो बहुत जबरदस्त हो जाए, बहुत पुख्ता हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, घर पे रहिए बच्चों, अपने आप को सुरक्षित रखिए, आगामी परीक्षाओं की आप तैयारी करते रहिए। तो करते हैं बच्चों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आज का हमारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने हरियाणा शिक्षक पात्रता HTET की मान्यता कितने वर्ष तक कर दी है? बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसकी स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 3 नवंबर 1969 को। कहां हुई थी? चंडीगढ़ में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसका गठन, उसकी स्थापना 3 नवंबर 1969 को चंडीगढ़ में हुई थी। उसके बाद 1981 में भिवानी इसको स्थानांतरित कर दिया। कब स्थानांतरित कर दिया? भिवानी 1981 में। और बच्चों इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर जगबीर सिंह है। वर्तमान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह जो है वो इसके चेयरमैन है। बच्चों हम बात कर रहे हैं HTET, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा। बच्चों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है वो शिक्षकों की भर्ती करने से पहले उनका एक टेस्ट लेता है जो HTET के नाम से जाना जाता है। और जो HTET क्वालिफाई करता है वही जो स्टूडेंट है वो आगे टीचर बनने के योग्य होता है। तो ये HTET जो है 2011 में शुरू किया था। कब शुरू हुआ था? HTET जो है 2011 में शुरू हुआ था बच्चों। और इसकी जो वैधता होती थी, एक बार टेस्ट क्लियर करने के बाद ये 5 साल तक मान्य था। 5 साल के बाद जो है फिर ये दोबारा देना पड़ता था अगर कोई बच्चा इसके लिए एलिजिबल रहना चाहता है तो। लेकिन अब हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसकी जो अवधि है, जो मान्यता, वो 5 साल से बढ़ाकर वो 7 साल कर दी है। कितनी कर दी बच्चों? 7 साल। पहले कितनी होती थी? 5 साल। और अब कितनी कर दी? 7 साल। यानी कि 2015-16 या उसके बाद के जो स्टूडेंट हैं उनको इससे बड़ा लाभ होगा, क्योंकि 2015 वाले बच्चों 2020 में क्या हो जाता? उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है और उन्हें नए सिरे से देना पड़ता। अब ये 22-23 तक जो 15-16 वालों का भी HTET चलेगा, तो 2015-16 या उससे बाद वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको इसका बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। तो बच्चों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर अपना केंद्र शुरू करेगा? कहता है कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में, किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेट सेंटर जो है वो अपना केंद्र जो है स्थापित करेगा बच्चों। तो बच्चों इसका क्या काम है राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेट सेंटर का? बच्चों ये 1 अक्टूबर को अपना सेंटर स्थापित करेगा हरियाणा में। और इसका काम होगा दवाओं की मॉनिटरिंग करना, खास करके जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं। बच्चों हम हमेशा से पढ़ते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उनके साइड इफेक्ट हो सकता है कुछ हो, थोड़े बहुत होते हो और उनका पता ना चले क्योंकि उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करता। तो इस उद्देश्य से उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, आयुर्वेदिक दवाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए जो है ये राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेट सेंटर जो बच्चों वो आयुष मंत्रालय जो खोलने जा रहा हमारे, किस यूनिवर्सिटी में ये आपको जवाब देना है। इससे पहले दिल्ली में जो ऐसा सेंटर उन्होंने खोला और 1 अक्टूबर से हमारे यहां भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं उन पर निगरानी होगी, उनके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो देखेगा। तो बच्चों ये खोले गए श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय
तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय जो बच्चों कहां है, आपको कमेंट करके बताना ये कहां है। तो ये है कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कहां है बच्चों? कुरुक्षेत्र में है। 2017 में अगर हम बात करें 2017 की बच्चों, तो 2017 में एक्ट नंबर 25 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और 2018-19 से इसने जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय जो है ये कुरुक्षेत्र में बच्चों 2017 के एक्ट नंबर 25 के तहत जो इसकी स्थापना की गई थी, 2018-19 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। और इसके वीसी हैं डॉक्टर बलदेव। वीसी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर बलदेव जो है बच्चों वो इसके वीसी हैं। PGIMS आप जानते हो बच्चों रोहतक में है। कहां पे है? रोहतक में। हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बच्चों, मैं गलती से डॉक्टर बोल गया, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो झज्जर के बेरी से आते हैं, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया बच्चों। ठीक है। इसके वीसी ओपी कालड़ा हैं, ओपी कालड़ा। और कल्पना चावला कॉलेज, गवर्नमेंट कल्पना चावला जो कॉलेज है बच्चों, ये आप सभी जानते हो करनाल में है। कहां पे? ये करनाल में है। जो हमारी अंतरिक्ष यात्री, स्पेस क्वीन, या हम ये कह सकते हैं अंतरिक्ष परी, कल्पना चावला के नाम पे इस कॉलेज का नाम रखा गया बच्चों। ये कहां स्थित है? करनाल में। तो राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेट सेंटर जो है वो अपना केंद्र, अपना सेंटर कहां खोलेगा? तो खोलेगा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में बच्चों। ठीक है। और इसके वीसी हैं डॉक्टर बलदेव। 2018-19 से ये जो है ये काम कर रहा है बच्चों। हमारा आयुष मंत्रालय किसके पास है? तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री अनिल विज, जो हमारे गृह मंत्री भी श्री अनिल विज, तकनीकी शिक्षा भी उन्हीं के पास है बच्चों। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा एवं शोध जो है वो मंत्रालय भी किसके पास है? श्री अनिल विज के पास है बच्चों। शहरी अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, अगर हम कहें शहरी स्थानीय जो क्षेत्र हैं उनका मंत्रालय भी श्री अनिल विज के पास है। तो नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों आपको जो है वो पीडीएफ में मिल जाएगा। ये है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय जो है ये कहां है बच्चों? कुरुक्षेत्र में है ये। ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों केसी पब्लिकेशंस और कृष्णा क्लासेस जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल हैं। अगर इन लेक्चर से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो इनको ज्वाइन कीजिए। और जल्दी बच्चों अब जो आपके लिए क्विज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जल्दी पेड कोर्स जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं बच्चों। 2 अक्टूबर के बाद जो है आपके लिए पेड कोर्स भी हम जल्दी अनाउंस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, सोशल मीडिया पर चल रही सूचनाएं फेक हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए फेकविड ऐप बनाने वाले अमन सिंघल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों आजकल आप जानते हो सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें फेक चलती हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें जो है फेक चलती हैं, जिससे जो है लोग जो है उनमें भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। उनको जो है लोगों को भ्रामक या बहका दिया जाता है उनके थ्रू। तो अब जो है ये अमन सिंघल जो कि कर्नाटक के धारवाड़, कर्नाटक में जो धारवाड़ आईआईटी है उसमें 3rd ईयर का स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का, 20 साल का ये अमन सिंघल। तो इसने जो एक ऐप बनाया है, ऐप का नाम है फेकविड ऐप। क्या नाम है? फेकविड ऐप इसका नाम है बच्चों। तो इस ऐप के थ्रू यह पता चलेगा कि ये जो सूचना चल रही है सोशल मीडिया पे फेक है या ये फेक नहीं है, फेक है या ओरिजिनल है, इसका पता लगा जा सकेगा। और अब तक तो जो है बच्चों ये जो ऐप बनाया गया है इसके अंदर जो सूचनाएं फेक है या नहीं, वह सिर्फ जो टेक्स्ट का मतलब जो लिखी हुई सूचनाएं हैं, टेक्स्ट जो लिखित में है, सिर्फ उन्हीं का पता चल पाएगा कि ये फेक है या नहीं। अभी तक ऑडियो या वीडियो पे इस तरह की जो चीजें वो पता नहीं चल पाएंगी, लेकिन धीरे धीरे जो इस ऐप को जो है वो अपडेट किया जाएगा। तो इस अमन सिंघल के बारे में पूछ रहा है कि ये हरियाणा प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं बच्चों। तो बच्चों
हम बात कर लेते हैं थोड़े से इन डिस्ट्रिक्ट की। रोहतक 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा का गठन हुआ उसके साथ ही जिला बना था बच्चों। और रोहतक का क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर। बच्चों एजुकेशन सिटी कहलाता है, शुगर सिटी कहलाता है। पहले हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी होता था। वर्तमान में हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो वह है बच्चों कुरुक्षेत्र। पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र को सांस्कृतिक राजधानी बनाने की घोषणा की थी। ठीक है बच्चों, सोनीपत आप जानते हैं बच्चों, सोनीपत का गठन कब हुआ था? यह 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत का गठन हुआ था। 22 दिसंबर 1972 को। तो उस दिन एक डिस्ट्रिक्ट और बना था बच्चों, कौन सा? भिवानी भी उसी दिन बना था 22 दिसंबर 1972 को। अगर मैं बात करूं सोनीपत का जो एरिया बच्चों 2122 हम पढ़ते हैं, 2122 वर्ग किलोमीटर। यहां एक बात और विशेष रूप से आप ध्यान रखना बच्चों, ऑफिशियल साइट 2260 दिखाती है। मैं आपको बार बार यह चीज कहता हूं, थोड़े से लचीले बनो डाटा के मामले में, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड जो डाटा हैं बच्चों वो अभी तक सही एग्जैक्ट जो सामने नहीं आए हैं। तो आपको वहां आपका जो परीक्षा है साथ में आपके जो हम ये कह सकते हैं माइंड की प्रेजेंस की परीक्षा भी साथ में होनी है। तो 2122 हम पढ़ते हैं सोनीपत का, लेकिन ऑफिशियल साइट 2260 दिखाती है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ये ऑप्शन में ना हो, ये दे रखा हो, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है। फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है बच्चों, 743 वर्ग किलोमीटर एक्सफिल के हिसाब से। हरियाणा का 15 अगस्त 1979 को 12वां जिला बना था। और हिसार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था बच्चों गठन के समय। वर्तमान में 3983 जो है वो एक्सफिल है हमारे हिसार का। ठीक है। तो बात चल रही थी अमन सिंघल की। तो अमन सिंघल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बच्चों एजुकेशन सिटी से। एजुकेशन सिटी बच्चों सोनीपत को भी कहा जाता है, आप ये बात जानते हो। और बहुत से बच्चे इस तरह कह देते हैं सर ये एजुकेशन हब है, एजुकेशन सिटी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, वो आपको देखना एग्जाम में पूछ क्या रहा है। रोहतक एजुकेशन सिटी जो है बच्चों बहुत ज्यादा शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण एजुकेशन सिटी कहलाता था रोहतक। और इसमें जो इसके कुंडली में जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में स्थापित की, उसके कारण इसको भी एजुकेशन सिटी कह देते हैं। तो ऑप्शन में रोहतक है तो रोहतक ठीक कीजिए, सोनीपत हो तो सोनीपत ठीक कीजिए। अगर दोनों साथ में आ भी जाएं, ऐसी विडंबना हो जाए और आपको एक चूज करना हो तो आप जो इस पे जाओगे बच्चों, रोहतक पे। ठीक है। तो आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये आपको जो बच्चों सारा कहां मिल जाएगा, ये टेक्स्ट सूचनाओं की वैधता को जांचा जा सकता है। ऑडियो और वीडियो संदेशों की वैधता को जांचने के लिए इसको अपग्रेड जो है वो किया जाएगा। तो ये सारा आपको कहां मिल जाएगा? पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चों। अगला है, प्रदेश में हाल ही में कितने कोरोना योद्धाओं का अनुबंध बढ़ाया गया बच्चों? कोरोना योद्धा से बच्चे, जो कोरोना योद्धाओं की हम बात कर रहे हैं उससे क्या तात्पर्य है? जो डायरेक्ट कोरोना के टच में आते हैं। जैसे बच्चों जो सफाई कर्मी हैं, जो हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं उसमें काम करने वाले जो सफाई कर्मी हैं, या प्लम्बर हैं, माली हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, या जो लिफ्ट को चलाने वाले हैं, ठीक है, या उनसे जुड़े हुए जो धोबी आदि हैं, या वार्ड सर्वेंट हैं बच्चों, ये सारे किनको क्या नाम दिया गया है? जो स्टाफ वगैरह है वहां का, उनको कोरोना योद्धा आप कहते हो। ठीक है। तो कहता प्रदेश में हाल ही में कितने कोरोना योद्धाओं का अनुबंध बढ़ाया गया है? तो बच्चों ये बढ़ाया गया 11,000 कोरोना योद्धाओं का। इनका अनुबंध जो है बच्चों 30 सितंबर को जो है 30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। अब अनुबंध बढ़ाकर जो है 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। कब तक कर दिया? 31 दिसंबर तक। और आप जानते हो बच्चों 30 सितंबर को हमारी मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा भी रिटायर हो रही है। केशनी आनंद अरोड़ा 30 सितंबर को क्या बच्चों रिटायर हो रही है। तो इनका अनुबंध जो था वो कब तक का था? 30 सितंबर तक का। बढ़ा के कब तक कर दिया? 31 दिसंबर तक। और तीसरी बार इनका अनुबंध बढ़ाया गया है। कौन सी बार? तीसरी बार इन कोरोना योद्धाओं का जो अनुबंध है बच्चों बढ़ाया गया है। तो कुल कितने कोरोना योद्धाओं का अनुबंध बढ़ाया है? तो 11,000 कोरोना योद्धाओं का जो है वो अनुबंध बढ़ाया गया है।
तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रदेश में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार का काम जल्दी ही शुरू होगा? प्रदेश में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार का काम जो बच्चों जल्दी ही शुरू किया जाएगा, यह हमने बताना है। तो बच्चों दरअसल क्या है कि हमारे देश में कुल 7, हमारे प्रदेश में, हमारे हरियाणा में कुल 10,731 तालाब हैं जो आधा एकड़ या उससे ज्यादा में फैले हुए हैं। उन तालाबों की बात हो रही है बच्चों जो तालाब आधे एकड़ या उससे अधिक जमीन पर फैले हुए हैं। तो वो कितने हैं? 10,731 ऐसे तालाब हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से आधे एकड़ में यानी कि आधे किले में या उससे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो बच्चों इनके जीर्णोद्धार का जो काम है ये सरकार ने शुरू किया है और इसके तहत 18 जो तालाब हैं उनको मॉडल तालाब बनाया गया है। 18 तालाबों को क्या बनाया गया बच्चों? मॉडल तालाब जो है वो बनाया गया है 18 तालाबों को। और इन मॉडल तालाबों में कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी के तहत जो गंदा पानी है घरों का जो गंदा पानी है उसको कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी के थ्रू उपचारित करके इन तालाबों में डाला जा रहा है। बच्चों ये वही टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी की बात करें जिसके द्वारा दिल्ली में झील में गंदे नाले के पानी को उपचारित किया जाता है। दिल्ली के अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में झील में गंदा जो नाला है उसके पानी को उपचारित किस टेक्नोलॉजी से किया जाता है? कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी। उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो घरों का गंदा पानी है बच्चों उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 18 मॉडल तालाबों में जो है वो डाला जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करा, प्रदेश में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार का काम जल्दी ही शुरू होगा? तो बच्चों ये शुरू होगा 200 तालाबों का, क्योंकि 2020-21 की अगर हम बात करें, साल 2020-21 की अगर हम बात करें तो इसके लिए 200 तालाबों को चिन्हित किया गया है। और उन 200 तालाबों का जो बच्चों अगर हम कहें उनकी डिजिटल मैपिंग शुरू हो गई, उनकी डिजिटल ड्राइंग जो है वो शुरू हो गई है। तो पहले 2020-21 में जो है 200 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके साथ साथ तालाब के आसपास जो कूड़ा करकट फैला हुआ है या पशुओं का गोबर आदि है बच्चों उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। और आधा एकड़ से जो छोटे तालाब हैं बच्चों उनका भी बाद में जो क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार जो है वो किया जाएगा। तो ये है बच्चों हरियाणा में 200 तालाबों के जीर्णोद्धार का काम जो जल्द शुरू होगा। इसके लिए सभी तालाबों की डिजिटल ड्राइंग बनाई जा रही है। प्रदेश के सभी आधा एकड़ या इससे बड़े कुल 10,731 तालाबों का पूरा विवरण, अलग आईडी, उनके वर्गीकरण को कमेटी के सामने रखा गया। वर्तमान में निर्माणाधीन 18 मॉडल तालाबों में घरों का गंदा पानी कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी द्वारा उपचारित करने के बाद ही डाला जा रहा है। तो आगे चलते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिल्ली के झील में गंदे नाले के पानी को उपचारित किया जा रहा है। अगला देखिए, तो नेक्स्ट बच्चों राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ी कब तक नगद पुरस्कार और भीम अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं? ठीक है, कब तक जो है बच्चों जिन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने कोई मेडल जीता वो खिलाड़ी कब तक अपने नगद पुरस्कार और भीम अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं? बच्चों आप जानते हो भीम अवार्ड जो है वो हमारे राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भीम अवार्ड वो राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है बच्चों। ठीक है, इसके तहत बच्चों क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती खिलाड़ी को। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि। इसके अलावा स्मृति चिन्ह के रूप में भीम की प्रतिमा, भीम की जो प्रतिमा है बच्चों, भीम जो आप जानते हो महाभारत का कैरेक्टर था, बहुत बलशाली था बच्चों, 70 हाथियों का बल था भीम के अंदर। ठीक है, और आपने भीम के हाथी एक मुहावरा भी पढ़ा होगा, भीम के हाथी
कहते भीम ने जो है वो हाथियों को, 7 हाथियों को जो है वो पैरों से पकड़ के जो है वो आसमान में फेंका था और वो आज तक आसमान में ही घूम रहे हैं, वहां से नीचे नहीं आए। तो बड़ा बलशाली था भीम, तो उसी के नाम पे ये अवार्ड रखा गया। भीम अवार्ड हमारे राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा भीम की प्रतिमा, इसके अलावा बच्चों ब्लेजर, टाई, स्कार्फ, प्रमाण पत्र, ये चीजें भीम अवार्डी को बच्चों वो दी जाती हैं। तो बच्चों कौन देता है ये पुरस्कार? एक तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि भीम अवार्ड जो है किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और दूसरा आपको ये कमेंट करके बताना है कि किसके हाथों से खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है और कौन सा जो मंत्रालय वो भीम अवार्ड देता है बच्चों। तो सर्वप्रथम हमारे राज्य में 5 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया गया था। सबसे पहले भीम अवार्ड जो है वो हमारे राज्य में कितने 1981-82 की हम बात करें बच्चों, तो 5 खिलाड़ियों को 1981-82 में भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शुरुआत में जब यह शुरू हुआ तो सबसे पहले उनमें नाम था गीता जुत्सी का। गीता जुत्सी, गीता जुत्सी बच्चों ये एथलीट थी, दौड़ से संबंध रखती, 200-400 मीटर की जो दौड़ है उनसे रिलेटेड गीता जुत्सी जो है एथलीट, इनको दिया गया। इसके अलावा बच्चों राजेंद्र सिंह मोर, राजेंद्र सिंह मोर जो है ये कुश्ती से संबंधित है बच्चों, कुश्ती से। इसके अलावा बहादुर सिंह, बहादुर सिंह ये भी एथलीट थे बच्चों, एथलीट गोला फेंक में ये जो थे, गोला फेंक। इसके अलावा बच्चों कपिल देव, कपिल देव के नाम से आप सारे परिचित हो। हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का तूफान जिसे कहा जाता है, विश्व के महानतम ऑलराउंडरों में से एक है। क्रिकेट माई स्टाइल इनकी आत्मकथा है बच्चों। कपिल देव क्रिकेट से संबंध रखते हैं। इसके अलावा कैप्टन हवा सिंह, कैप्टन हवा सिंह ये बच्चों बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। किससे? बॉक्सिंग से। आपको बच्चों बीबीसी तो याद होगा, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, भिवानी बॉक्सिंग क्लब जिसके सह संस्थापक कैप्टन हवा सिंह थे। इसकी स्थापना की थी जगदीश सिंह ने। किसने की थी? जगदीश सिंह ने। और बच्चों उसके सह संस्थापक थे कैप्टन हवा सिंह। तो ये बॉक्सिंग से संबंध रखते थे। तो पहली बार हरियाणा में जो भीम अवार्ड है कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 5 को 1981-82 की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। गीता जुत्सी एथलीट, राजेंद्र सिंह मोर जो है कुश्ती बच्चों, बहादुर सिंह ये भी एथलीट गोला फेंक में, कपिल देव क्रिकेट और कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या पूछा था बच्चों, कौन मंत्रालय देता है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है बच्चों ये अवार्ड। और किसके हाथों से? राज्यपाल जो है वो खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, राज्यपाल। अगर हम पिछली बार की बात करें बच्चों, तो पिछली बार जो है ये अवार्ड, पिछली बार की अगर हम बात करें तो 2017 में 42 खिलाड़ियों को दिया गया था। 2017 में 42, क्योंकि उस टाइम पिछले 4 वर्ष के जो खिलाड़ी है उनको दिया गया था। पिछले कितने वर्ष के खिलाड़ियों को? 4 साल के, 2013-14 के 10 खिलाड़ियों को, 2014-15 के 10, 2015-16 के 11 और 2016-17 के 11, तो टोटल 42 खिलाड़ियों को अंतिम बार जो पुरस्कार दिया गया था 2017 में। ठीक है, कितने वर्षों के? 4 वर्षों के। कितने वर्षों के खिलाड़ी थे वो? 4 साल के। 2013-14 10 खिलाड़ी, 2014-15 10, 2015-16 11 और 2016-17 11। ठीक है, अब बच्चों ये जो अवार्ड दिया जाएगा इसके लिए अभी आवेदन मांगे हैं सरकार ने। कब तक ये आवेदन जो है जमा कराने हैं, हम इस पे पढ़ रहे थे, तो ये 15 अक्टूबर तक आवेदन जो है वो जमा करवाने हैं। कब तक? 15 अक्टूबर तक। तो अब की बार पिछले 3 वर्षों के खिलाड़ियों को दिया जाएगा बच्चों। कितने? 3 वर्षों के खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, पिछले 3 साल के, जैसे 2018-19, 2019-20
और 2020-21 के जो पिछले 3 वर्षों के जो खिलाड़ी हैं उनको बच्चों ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए पिछले 4 साल की उपलब्धि जो है वो काउंट की जाती। किसी भी खिलाड़ी की पिछले कितने साल की उपलब्धि काउंट करते हैं, पिछले 4 साल में उसने जो प्रदर्शन किया है वो उसके अंदर जो है काउंट होता है। जैसे अगर हम बात करें 2018-19 की, अगर हम बात करें 2018-19 के लिए, तो 1 अप्रैल 2014 से और 31 मार्च 2018 के बीच कौन से अवार्ड की मैं बात कर रहा हूं, जैसे बच्चों 2017-18 का अवार्ड है, तो ये जिन खिलाड़ियों को मिलेगा ना, तो इससे पिछले 4 साल की उसकी जो उपलब्धियां है वो देखी जाएंगी। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2018 तक उसका कैसा प्रदर्शन रहा उसके आधार पर दिया जाएगा। इस प्रकार 2018-19 की अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2015 से और 31 मार्च 2019 तक, और 2019-20 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो पिछले 4 साल, ठीक है, काउंट कर लोगे, पिछले 4 साल जो होते हैं 2018-19 की अगर हम बात करें, ये शायद मैं गलत काउंट कर गया बच्चों, इससे पहले 4 साल देखो, तो 1 अप्रैल 2013 से और 31 मार्च 2017 तक। 2018 की बात करें तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2018 तक। इसकी बात करें तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक। और 2020-21 की अगर हम बात करें बच्चों तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2020 तक उसका जो प्रदर्शन है उसके आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पदक विजेता खिलाड़ियों को कब तक नगद पुरस्कार और भीम अवार्ड के लिए आवेदन करना है, तो वो करना बच्चों 15 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 15 अक्टूबर तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसमें एक चीज और है बच्चों, 2018-19, 19-20 और 20-21 के तहत यह आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, इसमें 2013 से 20 तक की खेल उपलब्धियों के तहत, 2013 से 2020 तक की जो खेल उपलब्धियां उनके तहत खिलाड़ियों को इस ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल होना है। एक चीज विशेष रूप से ध्यान देना, इसमें 2017-18 के तहत केवल ब्लाइंड और डेफ खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। वैसे तो अवार्ड कहां के 2018-19, 19-20 और 20-21 के तहत 3 सालों के लिए, लेकिन इसमें 2017-18 के अवार्ड भी दिए जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए होंगे, जो ब्लाइंड और डेफ खिलाड़ी हैं, जो अंधे और जो बहरे हैं बच्चों, जिनको हम ये कहते हैं मूक बधिर खिलाड़ी जो है बच्चों, उनको 2017-18 के भी उनके जो शामिल किया गया इसके अंदर। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हरियाणा में पहली बार कौन चकबंदी करने का काम करेंगे? हरियाणा में पहली बार कौन चकबंदी करने का काम करेंगे बच्चों? बच्चों सबसे पहले तो यह बताओ कि चकबंदी मंत्रालय किसके पास है? जो चकबंदी मंत्रालय है या चकबंदी से संबंधित जो मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है? तो चकबंदी मंत्रालय किसके पास है? हमने बहुत बार पढ़ा है बच्चों। तो बच्चों अक्सर चकबंदी का काम जो है वो पटवारी और कानूनगो किया करते थे। कौन करते थे? पटवारी और कानूनगो जो हैं वो चकबंदी करने का काम करते थे। ठीक है, हमारे प्रदेश में अब भी 64 ऐसे गांव हैं जहां चकबंदी नहीं हुई है। मतलब इनके जो जमीन है उसमें बहुत ज्यादा विवाद आते हैं, क्योंकि इनकी जमीन जो है बच्चों वो अभी तक जो है बीघा और बिस्वा में मापी जाती है। किसमें? बीघा और बिस्वा, क्योंकि इनकी चकबंदी जो हुई नहीं अभी तक, बीघा और बिस्वा में मापते हैं। जबकि इसके अलावा पूरे प्रदेश में बाकी जो जमीन है बच्चों वो एकड़, कनाल और मरले में मापी जाती है। जहां चकबंदी हो चुकी है वहां जमीन किस में मापती है? एकड़ में, कनाल में, मरले में। ठीक है, लेकिन जो 64 गांव अब भी ऐसे हैं जहां चकबंदी नहीं हुई, उनकी जमीनें बीघा और बिस्वा में मापी जाती हैं। ना उनके खेतों के बढ़िया रास्ते हैं, ना कुछ और हैं।
ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा जमीनी विवाद जो है वो इन्हीं 64 गांव में आता है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए फिलहाल जो हमारे चकबंदी जो मंत्री है, कौन है बच्चों? श्री दुष्यंत चौटाला। चकबंदी मंत्रालय किसके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास है बच्चों। 11 डिपार्टमेंट मैंने पहले भी आपसे कहा था कि राजस्व में आपदा प्रबंधन इनके पास है, आबकारी एवं कराधान इनके पास है बच्चों, चकबंदी इनके पास है, पुनर्वास जो वो इनके पास है। इसके अलावा जो बात करें पंचायत एवं विकास मंत्रालय इनके पास है, श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हमारे यही हैं, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भी बच्चों किसके पास है? वो श्री दुष्यंत चौटाला के पास जो है वो। तो अब इन्होंने क्या कहा, जो नायब तहसीलदार है उनकी ड्यूटी लगाई है। जो अभी 57 नायब तहसीलदार जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की, अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, 57 प्रदेश के नायब तहसीलदार जिन्होंने अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, तो उनको एक एक गांव जो है अलॉट किया जाएगा और वो गांव गांव जाकर जो है इस भूमि की पैमाइश करेंगे, इसकी चकबंदी जो है वो करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उससे पहले कौन करता था? पटवारी और कानून को ही चकबंदियां काम करते थे, लेकिन इस काम में अब की बार जो है वो किसको लगाया गया? नायब तहसीलदारों में जो नए नई ट्रेनिंग पूरी की है 57 नायब तहसीलदारों ने, उनको एक एक गांव जो बच्चों अलॉट किया गया है और वो चकबंदी करने का काम पहली बार करेंगे प्रदेश में। इसलिए आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये कब से शुरू होगी ये भी ध्यान रखना। 1 अक्टूबर से शुरू होगी ये चकबंदी का कार्य। कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर से जो है चकबंदी का कार्य बच्चों शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार की उड़ान 3 योजना। बच्चों भारत सरकार की उड़ान योजना आप जानते बच्चों, जिसका थीम है उड़े देश का हर नागरिक या उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि देश का आम नागरिक जो वो भी हवाई जहाज में चले, तो उड़े देश का आम नागरिक या उड़े देश का हर नागरिक जो बच्चों, इसके तहत हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? तो बच्चों अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले हम पानीपत की बात कर लेते हैं। पनप्रस्थ, प्राचीन नाम पनप्रस्थ, पानीपत, यह भी उन 5 गांवों में से एक बताया जाता है जो दुर्योधन से, जो महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने मांगे थे बच्चों। इसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था, जब 4 डिस्ट्रिक्ट और बने थे बच्चों। साथ में यमुनानगर था, रेवाड़ी था, कैथल था। यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत। पानीपत जो है वो करनाल में से निकाला गया था। करनाल की असम तहसील और पानीपत तहसील को अलग करके 1 नवंबर 1989 को जिला बनाया। फिर जो दोबारा करनाल में बच्चों एक, अगर हम बात करें 1 जुलाई 1991 को दोबारा करनाल में मिला दिया, और फिर पुनर्गठन इसका 1992 में बच्चों 1 जनवरी 1992 को पुनर्गठन हुआ। और अगर बात करूं मैं पानीपत के एक्सफल की, तो बच्चों 1268 जो वर्ग किलोमीटर है पानीपत का एक्सफल, 1268। वीवर सिटी, बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब, पेट्रोकेमिकल हब, अब तो मेडिसिन हब भी सरकार इसको विकसित कर रही है, मेडिसिन हब, हैंडलूमों का शहर, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर। अंबाला बच्चों 1 नवंबर 1966 को अंबाला का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1966 को ही करनाल का गठन हुआ था बच्चों। अंबाला आमों की अधिकता के कारण जो इसका नाम अंबाला पड़ा। मिक्सी सिटी कहलाती है, विज्ञान नगरी कहलाती है, अप्रेंटिस सिटी, उपकरणों का शहर, गलीचों का शहर। कौन सा बच्चों? आमों का शहर अंबाला। आमों की अधिकता के कारण कहते हैं अंब वाला इसका नाम पड़ा, और बच्चों कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते अंबाला बन गया। ठीक है, और वैसे काला अंब कहां है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। काला अंब कहां है और किससे संबंधित है? काला अंब बच्चों पानीपत में है। यह पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। कहते हैं इस लड़ाई में इतना खून बहा था कि वहां एक आम का पेड़ था और वो काला पड़ गया था, इसलिए उस स्थान का नाम जो क्या पड़ा? काला अंब। ठीक है, वर्तमान में इसको वार हीरो मेमोरियल के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, काले अंब को वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो पानीपत का एक्सफल 1268 वर्ग किलोमीटर। हम बात करें अंबाला की, तो अंबाला का बच्चों 1574 वर्ग किलोमीटर। करनाल की अगर हम बात करें तो 2520 वर्ग किलोमीटर। करण नगरी हरियाणा का पेरिस,
धान का कटोरा, लिबर्टी शू का जन्मदाता, वर्तमान में सीएम सिटी भी इसको कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जो हैं वो कहां से आते हैं? करनाल से, विधायक के रूप में कहां से आते हैं? करनाल से बच्चों। तो अभी था भारत सरकार की उड़ान 3 योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा बच्चों अंबाला में। कहां बनाया जाएगा? अंबाला में। ठीक है, इसके लिए 10 एकड़ जमीन की दरकार है, 10 एकड़ जमीन चाहिए बच्चों। और अंबाला के बरनाला और गरनाला जो गांव है, बरनाला और गरनाला गांव के पास काफी जमीन पड़ी है बच्चों, जो जंगल के रूप में है। और वो जमीन किसकी है? सेना की। सेना ने अभी तक उसका यूज भी नहीं किया है। अगर वो सेना जो है ये दे देती है जमीन जो है, तो बहुत जल्दी जो है ये निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और हमारे जो गृह मंत्री श्री अनिल विज, उन्होंने इसके लिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं देश के, कौन है? श्री राजनाथ सिंह, उनको पत्र भी लिखा इस संबंध में। तो हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा बच्चों अंबाला में। कहां बनाया जाएगा? अंबाला में। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा की बेटी अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के नाम पर किस देश में स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया? किस देश में जो है वो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया? हरियाणा की बेटी अंतरिक्ष परी बच्चों, अंतरिक्ष क्वीन भी इसको आप कह सकते हो, अंतरिक्ष की रानी, या अंतरिक्ष परी भी कह सकते हो, स्पेस क्वीन, स्पेस क्वीन कल्पना चावला। जन्म कब हुआ था बच्चों? ये आपको कमेंट करना है, इसका जन्म जो है इनका कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। बहुत बार मैं पीछे की वीडियो में जो है इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, बहुत बार कल्पना चावला के बारे में। भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी, भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री। जन्म कहां हुआ था? करनाल में। कहां जन्म हुआ था? करनाल में बच्चों इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? तो इसकी 2 डेट मिलती हैं बच्चों। कितनी डेट मिलती हैं? 2। एक तो मिलती है 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961। इनके जो स्कूल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार 1 जुलाई 1961 को इनका जन्म हुआ बच्चों, लेकिन एक्चुअल में इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था। लेकिन जैसे इनको स्कूल में जो है दाखिला दिलवाया गया, तो इनकी एज जो है छोटी थी, इनको दाखिला नहीं मिल रहा था, तो इनके घर वालों ने जो इनकी एज बड़ी लिखवा दी। 1 जुलाई 1961 इनकी एज जो है वो लिखवाई बच्चों। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है बच्चों वो 1 फरवरी 2003 को जो है वो इनकी मृत्यु हुई। तो हरियाणा की बेटी अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के नाम पे किस देश में स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया? तो यह किया गया बच्चों अमेरिका में। कहां लॉन्च किया गया? 29 सितंबर को। कब लॉन्च हुआ? 29 सितंबर को। कहां लॉन्च हुआ? अमेरिका में। बड़े सम्मान की बात है बच्चों। अमेरिका की एयर स्पेस कंपनी, उस कंपनी का नाम भी आपको याद रखना बच्चों, नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉर्पोरेशन ने अपने नए स्पेस क्राफ्ट का नाम भारत की इस बेटी के नाम पे रखा है। स्पेस क्राफ्ट 29 सितंबर को वाजनिया से लॉन्च किया। कंपनी की वेबसाइट पर इसका लाइव प्रसारण पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा बच्चों। NG-14 सिग्नस स्पेस क्राफ्ट का नाम पूर्व एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। बच्चों कार्गो लेकर जाएगा स्पेस क्राफ्ट, यह स्पेस क्राफ्ट जो वो कार्गो लेकर जाएगा। अंतरिक्ष परी के नाम पर उड़ान भरने वाला यह स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन तक 3629 किलो कार्गो लेकर जाएगा। ठीक है, ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये स्पेस स्टेशन तक कितना 3629 किलो कार्गो लेकर जाएगा। कार्गो डिलीवर करने के बाद स्पेस क्राफ्ट फायर एक्सपेरिमेंट भी करेगा। इस प्रयोग के जरिए माइक्रो ग्रेविटी में बड़े स्तर पर आग लगने के कारणों और स्थितियों का अध्ययन किया जाएगा
और इसके बाद धरती पर स्पेसक्राफ्ट की पैसिफिक महासागर में लैंडिंग होगी। कहां होगी? पैसिफिक, जिसको आप कहते हैं प्रशांत महासागर। कहां होगी? प्रशांत महासागर में इसकी लैंडिंग होगी बच्चों। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। जन्म हुआ था करनाल में। अभी मैंने बताया इसकी दो डेट मिलती बच्चों, 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961 और 17 मार्च 1962। तो एक्चुअल जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार जो 1 जुलाई 1961 को इनका जन्म हुआ था बच्चों। ठीक है, तो भारतीय मूल की पहली महिला यात्री थी। 19 नवंबर 1997 को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पास करके 1982 में अमेरिका गई थी। 1988 में नासा में नियुक्ति हुई। मार्च 1995 में नासा अंतरिक्ष यात्री कोर टीम में शामिल हुई और फिर 19 नवंबर 1997 को पहला अंतरिक्ष जो है वो मिशन शुरू किया। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान, ये भी आपको याद रखना बच्चों, कौन सा यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें कल्पना चावला की मौत हुई थी? वो था कोलंबिया यान। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और पृथ्वी पर पहुंचने से मात्र 16 मिनट पहले बच्चों ये हमारी जो अंतरिक्ष परी है वो अंतरिक्ष में विलीन हो गई, अंतरिक्ष में खो के रह गई, दोबारा पृथ्वी पे नहीं लौटी। ठीक है, और बच्चों हमारी सरकार जो इनके नाम पे पुरस्कार भी देती है, कल्पना चावला, पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। कल्पना चावला जो है वो महिलाओं के लिए पुरस्कार जो है वो बहुत बड़ा सम्मान है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में इनके नाम पे प्लेनेटोरियम जो है वो बनाया गया, एक तारामंडल जो कल्पना चावला के नाम पे जो है वो बनाया गया बच्चों। और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बच्चों इनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है कि जो अमेरिका की कंपनी उसने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम जो है वो कल्पना चावला के नाम पे रखा है। बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अभी हाल ही में आईपीएल में अपनी पारी से चर्चा में आए क्रिकेट खिलाड़ी राहुल तेवतिया राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों अभी आईपीएल जो चल रहा है, इस बार का आईपीएल जो है वो हमारे इंडिया में नहीं हो रहा बच्चों, इंडिया के बाहर जो है यूएई में जो है इसका अब की बार आयोजन किया गया है। तो आईपीएल में राहुल तेवतिया अभी बड़े चर्चा में रहे थे। किस टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अभी क्यों यह चर्चा में आए थे? इन्होंने एक पारी में, एक ओवर में 5 छक्के लगाकर जो है अपनी टीम को जो है विजय दिलवाई थी। पंजाब के खिलाफ अगर मैं मैच की बात करूं तो एक ओवर में इन्होंने 5 छक्के लगाए थे बच्चों। और किस गेंदबाज को ये छक्के लगाए थे? आप जो है कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि किस गेंदबाज को जो है इन्होंने छक्के लगाए थे। एक ओवर में 5 छक्के लगा के इन्होंने मैच जिताया था बच्चों। तो उस गेंदबाज का नाम है शेल्डन कॉट्रेल। शेल्डन कॉट्रेल, इनको इन्होंने 5 छक्के लगाए थे। ठीक है, तो ये बहुत उसके बाद चर्चा में आए। तो ये हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं राहुल तेवतिया। तो बच्चों ये कहां से संबंध रखते हैं ये आपको बताना है, किस जिले से? तो बच्चों ये संबंध रखते हैं फरीदाबाद जिले से। कहां से? फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं बच्चों। आपको ध्यान होगा बल्लभगढ़ का शेर जिसे कहते हैं, बल्लभगढ़ का शेर बच्चों कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है। और बल्लभगढ़ का वर्तमान में नाम बलरामगढ़ रखा गया है। वर्तमान में नाम क्या? बलरामगढ़। तो बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह जो है, राजा नाहर सिंह, इनके नाम पे फरीदाबाद में स्टेडियम है बच्चों। और अभी मेट्रो स्टेशन का नाम भी बच्चों इनके नाम पे रखा गया। राजा नाहर सिंह जो है वो भी तेवतिया गोत्र के जाट थे, तेवतिया गोत्र के जाट थे। तो राहुल तेवतिया कहां से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से बच्चों। कहां से? फरीदाबाद से। बच्चों बात करें कुछ और क्रिकेटर्स की जो हमारे हरियाणा से हैं। अगर हम बात करें हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय, जींद, सबसे ज्यादा हरियाणा के जिलों से सीमाएं स्पर्श करने वाला जिला जींद। हरियाणा के कितने जिलों से लगती है इसकी सीमाएं? 7 जिलों से बच्चों। हार्ट ऑफ हरियाणा कहलाता है। प्राचीन नाम बच्चों जयंतीपुरी है। जयंतीपुरी से बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया?
जींद बन गया जयंतीपुरी से बिगड़ते बिगड़ते जो है, क्योंकि इस स्थान पे कहते महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने विजय की देवी कौन, जयंती देवी, उसका मंदिर बनाया था और उनसे विजय का आशीर्वाद लिया था। तो उस मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र जो जयंतीपुरी कहलाया, जो कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते जींद बन गया। बच्चों उन 7 जिलों में से एक है जो गठन के समय गठित हुए थे, हरियाणा के गठन के समय। तो बच्चों उस टाइम ये सबसे छोटा जिला था और आज तक भी लगभग अपरिवर्तित है, उतना ही है लगभग। ठीक है, तो यहां से यजुवेंद्र चहल जो है, हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। यजुवेंद्र चहल जो हैं वो कहां से आते हैं, जींद से आते हैं बच्चों यजुवेंद्र चहल। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा था कि यजुवेंद्र चहल ने, एचएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, यजुवेंद्र चहल ने क्रिकेट के अलावा और किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, क्रिकेट के अलावा और किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है यजुवेंद्र चहल ने। ठीक है, तो वो किया बच्चों शतरंज में, चेस में। और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने सगाई की है धनश्री से। किससे, धनश्री से। करनाल के बारे में हमने पहले पढ़ा था बच्चों, करनाल जो है यहां से नवदीप सैनी आते हैं। कौन से क्रिकेटर आते हैं, नवदीप सैनी। नवदीप सैनी जो बच्चों इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं, ये यजुवेंद्र चहल भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। नवदीप सैनी जिसे करनाल एक्सप्रेस या त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, तेज गेंदबाज है बच्चों। फरीदाबाद के एक अभी हमने कहा राहुल तेवतिया, राहुल तेवतिया जो बच्चों ये बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, लेग ब्रेक गेंद करते हैं, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। इसके अलावा दाएं हाथ से बच्चों बल्लेबाजी करते हैं। और इसके अलावा फरीदाबाद से एक और खिलाड़ी हैं जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मोहित शर्मा। मोहित शर्मा जो बलरामगढ़ से यानी कि बल्लभगढ़ से संबंध रखते हैं, ये भी इंडियन क्रिकेट टीम में जो है खेल चुके हैं, आईपीएल से भी खेलते हैं बच्चों। अगर मैं झज्जर की बात करूं बच्चों, झज्जर से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर का संबंध रहा है, तो वो है मुल्तान के सुल्तान, वो है नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग का। मुल्तान के सुल्तान और नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग का जो संबंध है वो झज्जर से, शहीदों का शहर कहलाता है बच्चों, झज्जरी के लिए, सुराही के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वीरेंद्र सहवाग का जो स्कूल है बच्चों, ये भी एचएससी ने क्वेश्चन पूछा, वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ही है। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के केशव सैलानी गांव में जो है, केशव सैलानी गांव में स्थित है वीरेंद्र सहवाग का ये स्कूल। ठीक है बच्चों, कर लोगे। तो हाल ही में आईपीएल में अपनी पारी से चर्चा में एक क्रिकेट खिलाड़ी राहुल तेवतिया किस जिले से संबंध रखते हैं, तो फरीदाबाद से जो संबंध रखते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसको ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर को जो है सपोर्ट कीजिए। और बच्चों अगर आपको कोई भी चीज, कोई क्विज या कोई मटेरियल वगैरह अगर चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी बुक अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी है तो ये स्क्रीन पे जो आपका नंबर है इस पे जो आप ऑर्डर कर सकते हो। बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जो आप पढ़ते रहिए, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, आगामी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।